बच्चों को मेरा नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। इससे पहले जो क्लास हमने ली थी उसमें सौर के बारे में चर्चा की थी, यानी सौरों का वर्गीकरण है वो हमने पढ़ा था कि भाई कितने प्रकार से किया जाता है। आज जो चर्चा का विषय रहेगा ये अपन जो पठन करेंगे वो व्यंजन से संबंधित करेंगे, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक नाम हमने स्वर पढ़ा था और दूसरा नाम व्यंजन पढ़ा था। आज जो चर्चा है वो व्यंजन के संबंध में रहेगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्यंजन कहते किसको हैं। तो स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ जो होती हैं वो व्यंजन कहलाती हैं। यानी इनका जो उच्चारण किया जाता है ना वो हमेशा स्वरों की सहायता से किया जाता है। कैसे किया जाता है कि जैसे मान लीजिए हम अनार नाम लिखते हैं, अनार, तो इस ना का जो रूप है वो आ की सहायता से बना और रे का जो रूप है वो ए की सहायता से बना है, लेकिन इस ए ने किसी की सहायता नहीं ली। तो ये चर्चा हम कर चुके हैं कि स्वर हैं वो स्वतः उच्चारित होते हैं, जबकि व्यंजनों का जो उच्चारण किया जाता है वो किसकी सहायता से किया जाता है, स्वरों की सहायता से किया जाता है। और व्यंजनों का जो विभेदीकरण है या वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है। यानी आप कह सकते हो कि इनका विभेदीकरण है और वर्गीकरण है, दो प्रकार से है। एक तो नाम आता है उच्चारण स्थान, और दूसरा नाम आता है प्रयत्न। यानी इस आधार पे दो प्रकार से हो गया। अब जैसे उच्चारण स्थान की अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए हम पै बोलते हैं तो होठ मिलाते हैं, या फिर जैसे अगर कै बोलते हैं तो कंठ की सहायता लेते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए चै की पंक्ति अगर बोलते हैं तो हम तालु की सहायता लेते हैं। तो अपने मुख में जो भी स्थान है और वहाँ अपनी जीवा को या फिर जैसे मान लीजिए अन्य किसी अवयव को टच करते हुए अगर हम बोलेंगे तो वही उच्चारण स्थान बन जाएगा। उसके बाद में प्रयत्न आता है। अब प्रयत्न जैसे वर्ण को बोलने से पहले किस प्रकार से प्रयत्न किया जाता है, वर्ण को बोलते समय वो क्या प्रयत्न किया जाता है, तो ये सारी जो बातें आती हैं वो प्रयत्न, जिसको आप प्रयास भी कह सकते हो, यत्न भी कह सकते हो, तो ये बातें हैं वो प्रयत्न में आएंगी। अब उच्चारण स्थान है वो भी हम पढ़ेंगे, प्रयत्न भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनको आप कॉपी में नोट कीजिए। देखो व्यंजनों में दो नाम आते हैं, वर्गीय वर्ण और अवर्गीय वर्ण। वर्ग एक आकृति होती है जिसको गणित में या मैथ में हम बनाते हैं, यानी जिसकी भुजाएं हैं उसके बारे में अगर आंकलन किया जाता तो मतलब वर्ग की चारों भुजाएं वो समान होती हैं। यहाँ अगर कोई व्यक्ति ये कहते कि 5 सेमी की भुजा है तो यहाँ भी कहा जा सकता है कि 5 सेमी के, यहाँ भी कहा जा सकता है कि 5 सेमी के, यहाँ भी कहा जा सकता है कि 5 सेमी की है। तो इस वर्ग को समझने के लिए आप इतना ध्यान कर सकते हो कि एक वर्ण को मापन में दे सकते हो, यानी कह सकते हो कि भाई एक पैमाना मान रहे हैं कि एक वर्ण बराबर 1 सेमी तो 5 वर्ण बराबर 5 सेमी। अब जैसे हमने कै की लाइन लिखी तो कै भी आया, ख भी आया, ग भी आया, घ भी आया, घ के बाद में ng भी आया। उसके बाद में चै की जो पंक्ति लिखी उसमें चै भी आया, छ भी आया, जय भी आया, झ भी आया, झ के बाद में ये भी आया। उसके बाद में हमने पंक्ति लिखी ट है, ठ है, ड है, ढ है और न। उसके बाद में हमने जो पंक्ति लिखी वो तय आया, तय के बाद में थ आया, थ के बाद में द आया, द के बाद में ध, ध के बाद में न। उसके बाद में आया पै, पै के बाद में आया फै, फै के बाद में आया बै, बै के बाद में आया भै और भै के बाद में आया मैं। अब कोई ये कहते कि एक वर्ण बराबर 1 सेमी तो ये 5 वर्ण हो गए, 5 सेमी के हो गए। इधर भी एक वर्ण बराबर 1 सेमी कहेंगे तो ये भी 5 के, और यहाँ भी 5 के, यहाँ भी 5 के, तो ये 25 जो वर्ण हैं वो वर्ण कौन से वर्ण हो जाएंगे, वर्गीय वर्ण हो जाएंगे। अब शेष जो पंक्ति बची है वो ये की बची है, रे की बची है, ल की बची है और वह की बची है, और एक स और है, यानी जो मूल व्यंजनों में आए थे। मूल व्यंजन में जो आए थे, जो हमने पहली क्लास में पढ़े थे, यानी इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें पढ़े थे कि मूल व्यंजन वो 33 होते हैं। उन 33 में 8 वर्ण जो होते हैं वो अवर्गीय वर्ण होते हैं और 25 वर्ण जो होते हैं वो वर्गीय वर्ण। अब लास्ट के ये जो 5 वर्ण हैं इनको हम नासिक वर्ण भी कहते हैं।
नासिके, यानी इनका जो उच्चारण है वो नासिका से किया जाता है, इसलिए इनको नासिके वर्ण भी कह सकते हैं। अब जैसे पहला वर्ण तो प्रथम वर्ण, यानी सारे क छ ट त प पहले वर्ण हो गए, प्रथम वर्ण हो गए, ख छ ट त प दूसरे वर्ण हो गए, ग ज ड द ब तृतीय या तीसरे वर्ण हो गए, घ ज ड द ब चतुर्थ या चौथे वर्ण हो गए, और ng में पंचम वर्ण हो गए। तो पंचम वर्ण वो क्या होते हैं, नासिक होते हैं। उसके बाद की बात, अब कोई ये कह दे कि इनको जब बोला जाता है, ये चार वर्ण ले लो शुरू के, ये चार वर्ण शुरू के ले लो, ये चार वर्ण शुरू के ले लो, और ये चार वर्ण शुरू के ले लो, और इधर चार वर्ण वो भी शुरू के ले लो। यहाँ पे घर्षण के आधार पे, यानी श्वास के घर्षण के आधार पे भी इनका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। तो एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, यानी 16 जो वर्ण स्पर्शी वर्ण कर सकते हो, यानी स्पर्श वर्ण कर सकते हो। अब स्पर्श वर्ण होते तो ये 25 हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि घर्षण के आधार इन वर्णों को वो पूछ लेता है। तो अगर सही वो पूछे कि भाई ऑप्शंस में 16 भी आ जाए, या फिर जैसे कोई आपसे पूछ ले कि भाई 16 होते हैं, 25 होते हैं, 28 होते हैं, 33 होते हैं, तो आप कहोगे स्पर्श वर्ण अगर 16 ऑप्शंस में है तो 16 ही उत्तर आएगा। ये जो चार वर्ण होते हैं इनको स्पर्श संघर्षी वर्ण कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी वर्ण। और ये जो वर्ण होते हैं इनको संघर्षी वर्ण कहा जाता है, संघर्षी। तो घर्षण के आधार पे इनका अगर नाम दो तो 16 वर्ण हो गए स्पर्श वर्ण, क्योंकि जैसे हम फेफड़ों से श्वास लेते हैं तो श्वास कहीं न कहीं मुख के किसी न किसी भाग को जाकर के वो स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, तो कौन से वर्ण हो गए, स्पर्शी वर्ण हो गए। जैसे हमने कै बोला तो जितनी श्वास लेती है वो सारी की सारी श्वास है वो कहीं न कहीं जाकर के टच की है, और टच अगर की है तो उसका नाम कौन से वर्ण हो गए, स्पर्शी वर्ण हो गए। अब अगर च छ ज इसमें घर्षण पैदा होता तो स्पर्श के साथ साथ में कौन से वर्ण हो गए, संघर्षी वर्ण भी हो गए। अब अगर मान लीजिए कोई ये कह दे कि देखो स्पर्श नाम यहाँ भी जोड़ा, स्पर्श नाम यहाँ भी जोड़ा, ये ऑप्शंस में अगर नहीं हो, और ऐसा अगर प्रश्न पूछ ले कि कुल स्पर्शी वर्ण कितने होते हैं, तो अपना उत्तर आएगा कि कुल स्पर्शी वर्ण होते हैं वो 25 होते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये 5 वर्ण भी हमने क्या कर लिए, शामिल कर लिए। एक बार फिर कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तीन स्थितियां हमारे सामने आई। एक का नाम है स्पर्श वर्ण, एक का नाम है स्पर्श संघर्षी वर्ण, और एक का नाम है संघर्षी वर्ण, संघर्षी वर्ण। स्पर्श वर्ण का अगर नाम आए तो या तो 16 कहेंगे, 16 नहीं तो 25 कहेंगे, यानी वर्गीय सारे के सारे जो वर्ण है वो इसमें चले जाएंगे। स्पर्श संघर्षी का अगर नाम आएगा तो आप अगर 16 कहोगे तो उसमें च भी आ जाएगा, छ भी आ जाएगा, ज भी आ जाएगा और झ भी आ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कभी भी ये नहीं आएगा, ये 4 ही वर्ण आएंगे। और संघर्षी का अगर नाम आएगा तो पहला स, दूसरा स, तीसरा स और है हो जाएगा, यानी ये वर्ण हमारे सामने कौन से वर्ण हो जाएंगे, संघर्षी वर्ण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इनको संघर्षी वर्ण कर सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न और निकलता है कि ऐसे कौन से वर्ण जिनमें बिल्कुल संघर्ष नहीं होता है, तो आप संघर्ष विहीन वर्ण, तो ऐसी स्थिति में ये और वह जो होता है वो संघर्ष विहीन वर्ण होता है, क्योंकि इन वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्य उच्चारित किया जाता है, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। मतलब स्वर का आधा काम करते हैं। जैसे छात्राएं लिखा तो छात्राएं हम दोनों तरीके से, यानी तत्सम रूप में भी लिख सकते हैं, तद्भव रूप में भी लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये स्वर का आधा काम करते हैं, यानी दोनों के मध्य उच्चारित होते हैं। और ऐसी स्थिति में इनको हम संघर्ष विहीन या अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर, संघर्ष विहीन या अर्ध स्वर। तो इस आधार पे हम जान सकते हैं कि वर्गता के आधार पे वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक वर्गीय वर्ण होते हैं, एक अवर्गीय वर्ण होते हैं। वर्गीय वर्ण जो होते हैं वो 25 होते हैं, अवर्गीय वर्ण वो 8 होते हैं। उसके बाद की स्थिति हम देखेंगे कि भाई संघर्ष के आधार पे या घर्षण के आधार पे अगर देखेंगे तो व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक को आप स्पर्श कहोगे, एक स्पर्श संघर्षी कहोगे, संघर्षी वर्ण कहोगे। स्पर्श वर्ण अगर कहोगे तो 16 या 25 आएंगे। स्पर्श संघर्षी अगर कहोगे तो 4 ही वर्ण आएंगे, और संघर्षी का अगर नाम आएगा तो ये 4 वर्ण आ जाएंगे। संघर्ष विहीन का अगर नाम आएगा तो ये और वह हो जाएगा। ये स्थिति हमें ध्यान देनी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद की स्थिति, उच्चारण स्थान में लेते हैं।
उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में देखो सबसे पहला जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है, कंठ, क्योंकि श्वास जब यहाँ से चलती है तो सबसे पहले कंठ में टकराती है। कंठ के बाद में एक हमारे मुख में स्थान होता है जिसको हम कहते हैं तालु। तालु के बाद में आगे वाला जो स्थान होता है उसको हम कहते हैं मूर्धा। मूर्धा के बाद में नाम आता है दंत, और दंतों के बाद में नाम आता है ओष्ठ का। एक छोटे से चित्र के माध्यम से अगर इनको हम देखें तो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि भाई ये किसी व्यक्ति का चित्र है, और इस व्यक्ति के चित्र के माध्यम से भी आप जान सकते हो कि ये नाक और जो मुख होता है इसका जो सीधा संबंध किया जाता है वो फेफड़ों से किया जाता है, फेफड़ों से। यहाँ से जो वायु चलती है तो सबसे पहले कंठ में टकराती है, कंठ में। कंठ के बाद में कोमल स्थान होता है जिसको हम कहते हैं तालु। तालु के बाद में कठोर स्थान होता है जिसको हम कहते हैं मूर्धा। मूर्धा के बाद में आते हैं दंत, और दांतों के बाद में आता है ओष्ठ। तो ये 5 नाम हमें ध्यान से सुनने हैं कि भाई कंठ है, कंठ के बाद में तालु, मूर्धा, दंत, और दंत के बाद में क्या है, ओष्ठ है। अब वही नाम हमने लिखे क्योंकि इनका क्रम अगर ध्यान में रखोगे तो आराम से इनका उच्चारण स्थान अब आप समझ सकते हो। और ये कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 इनमें संस्कृत में महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनमें प्रश्न निकाले जाते हैं। और जब ये कक्षाएं मजबूत होती हैं तो हम 11वीं 12वीं की व्याकरण उसको कर पाते हैं। और जैसे कंठ की बात आई, कंठ से जो भी वर्ण उच्चारित होगा उसका नाम कंठ होगा। तालु से जो भी वर्ण उच्चारित होगा उसका नाम तालव्य होगा। और मूर्धा से जो भी उच्चारित होगा उसका नाम मूर्धन्य होगा। दंत से जो भी उच्चारित होगा उसका नाम दंत्य होगा। और ओष्ठ से जो भी उच्चारित होगा उसका नाम ओष्ठ्य होगा। कुछ नहीं करना है, पंक्तियों को वैसे के वैसे लिख के जाना है कि सबसे पहले क की लाइन आती है तो क को हम थोड़ी देर पहले समझा था कि वर्ग में शामिल करते हैं, तो क वर्ग वो कंठ हो गया, यानी क की पूरी जो पंक्ति है उसका उच्चारण वो कंठ से किया जाता है। तो पहला स्थान क का कौन सा हो गया, कंठ। उसके बाद में दूसरी लाइन च की आती है, च के बाद में ट की, ट के बाद में त की, त के बाद में प की। तो च वर्ग है वो तालव्य हो गया, ट वर्ग है वो मूर्धन्य हो गया, त वर्ग वो दंत्य हो गया, और प वर्ग है वो ओष्ठ्य हो गया, ओष्ठ्य। इस आधार पे हम इनको कर सकते हैं। अब जैसे किसी ने कहा कि ख का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ख है वो कौन सी पंक्ति में आता है, क की पंक्ति में आता है, तो ख का क्या हो गया, कंठ हो गया। कोई कहते कि छ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो छ कौन सी पंक्ति में आता है, तालु, यानी च वर्ग की पंक्ति में आता है, तो उसका उच्चारण स्थान तालव्य हो गया। और मान लीजिए वो ये कह दे कि द का उच्चारण स्थान क्या होता है, द का, तो आप देख लो द है वो तय की पंक्ति में आता है। तो यहाँ आप कह सकते हो कि क है, ख है, ग है, घ है और ng है, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। उसके बाद में आप कहोगे कि च है, छ है, ज है, झ है और ये है। उसके बाद में अगर आप कहोगे कि ट है, ठ है, ड है, ढ है और अण है। उसके बाद में कहोगे कि त है, थ है, द है, ध है और न है। उसके बाद में कहोगे कि प है, फ है, ब है, भ है और म है। क्योंकि इस आधार पर हम हिंदी में इनको याद कर सकते हैं। संस्कृत में तो इनके सूत्र वो दिए गए कि को विसर्जन नाम कंठ है, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम दंता और उपउद्गमान्य नाम ओष्ठौ। तो इस आधार पे संस्कृत में तो हम सूत्रों के माध्यम से वो याद कर सकते हैं। तो ये 25 वर्ण जिनका उच्चारण स्थान इस तरीके से हम जान सकते हैं। उसके बाद में स, दूसरा स, तीसरा स और है का उच्चारण स्थान अगर याद करना है तो इसके नीचे ये, र, ल और वह भी लिख लीजिए। अब इस है को यहाँ से उठा करके आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए। और क्यों? क्योंकि भाई ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, तो इस तरीके से है को उठाया यहाँ पे रखा। अब इसको 1 नंबर दे दीजिए, इसे 2 नंबर दे दीजिए, इसे 3 नंबर दे दीजिए, इसे 4 नंबर दे दीजिए। अकेला है तो एक बार इसको छोड़ दीजिए, एक वाला एक के स्थान पे, तो है का उच्चारण स्थान यहाँ हो गया और साथ में 0 लगा है। फिर उसके बाद में अगर कहोगे कि यहाँ स है तो सबसे पहले यहाँ पे स हो गया, फिर उसके बाद में आप कह सकते हो ये है, फिर उसके बाद में यहाँ पे दूसरा स है और यहाँ पे र है। यहाँ पे अगर आप कहोगे कि तीसरा स है और यहाँ पे ल है, और ये मैंने कहा कि एक बार छोड़ दीजिए क्योंकि पहला स है, दूसरा स है, तीसरा स है, तो पहला स तालव्य, दूसरा मूर्धन्य, यानी स को याद करने के लिए दूसरा तरीका ये भी लगा सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दो, बाकी स को लिखते जाओ। अब उसके बाद में जैसे मान लीजिए एक विसर्ग आता है तो उस विसर्ग को हम बोलते हैं अतः, यानी है की तरह बोलते हैं, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। उसके बाद में वह का जब उच्चारण करते हैं तो हम
दंत और ओष्ठ को काम में लेते हैं तो एक नया उच्चारण स्थान हमारे सामने आ रहा है जिसका नाम है दंतोष्ठे। और दंतोष्ठे में क्या आ जाएगा, वह वर्ण आ जाएगा, क्योंकि वह को अगर बोलते हैं वह तो हमारे दंत और ओष्ठ दोनों काम में लिए जाते हैं। तो इस आधार पे हम उच्चारण स्थान है उसको सीख सकते हैं। आगे वाली जो क्लास होगी उसमें हम प्रयत्न के बारे में चर्चा करेंगे और इन सारी बातों को आप एक कॉपी में वो लिखोगे और एक दो बार वो दोहराओगे। दोहराने के बाद में दूसरी कॉपी में आप बिना देखे लिखोगे कि कितना आपके याद है कितना नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे वाली क्लास में फिर मिलेंगे। हुआ चौथा ये हुआ, यानी 16 जो वर्ण होते हैं वो 16 के 16 जो वर्ण है वो स्पष्ट